Hi dear students, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So without any further ado, let's dive straight into the video and see what we have to learn today. जो इससे पहले यानी लास्ट वीडियो में हमने FW टेलर के लाइफ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है. आज हम देखेंगे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कितने टाइप के हैं, बाकी सारी चीज़ें. तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब मैंने आपको समझाया क्या था, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया क्या था. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, एज अ मैनेजर, एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको अपने लोगों से क्या काम कराना है और कैसे कराना है, और उसके बाद सुपरवाइज करना कि जो भी काम आपने उन्हें करने को दिया है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कॉस्ट हमारी कम हो रही है या नहीं, चीपेस्ट वे, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में. मतलब एज एन ओनर, अगर मैं किसी कंपनी की ओनर हूँ, मैं किसी स्कूल की ओनर हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज अपने स्कूल में फॉलो करने वाली हूँ. ये नहीं कि मेरे पास वाला जो स्कूल है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो मैंने वो एक्टिविटीज़ भी करा ली, उससे दूर वाला जो स्कूल है उसमें भी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है भाई, वो भी मैंने करा ली. नहीं, सारी चीज़ें इन द माइंड ऑफ ओनर सॉर्टेड होनी चाहिए कि उसे अपने लोगों से क्या काम कराना है, कैसे काम कराना है, और ये देखना कि वो लोग काम कर रहे हैं, इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. दूसरी डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, इट वॉज इट that is, it may also be defined as application of science for each and every element of management. मतलब साइंस के जो एप्लीकेशंस है ना, उनको कैसे हम मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमें हो सके. अब ये तो रही डेफिनेशन की बात. आगे हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि FW टेलर ने दिया है, ठीक है, उसको ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आपका. फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ये 4 पॉइंट आज हम कवर करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले चलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पे. अब रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर. मतलब मैनेजर ने जो कह दिया वही चीज़ चलेगी. अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है सो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो मैनेजर ने कहा है हमें वही एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है. काफ़ी रिसर्च, काफ़ी स्टडी के बाद उन्हें बनाया जाता है, ठीक है. अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे कि रूल ऑफ थंब में जैसे कि डिक्टेटरशिप होती है, वैसी डिक्टेटरशिप हमें मैनेजमेंट में नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? जैसे साइंस हमारा कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप में चलता है, ठीक है, साइंटिफिक मेजरमेंट्स यूज़ होते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, अलग अलग रिसर्च और डेवलपमेंट किए जाते हैं, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. सेम वैसे ही टेलर कहते हैं, टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशिएंसी. यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो डेवलप किया जा सकता है वर्क स्टडी एनालिसिस के थ्रू, ठीक है. वर्क स्टडी एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं. वर्क स्टडी एनालिसिस मतलब क्या? वर्क स्टडी एनालिसिस को आप अभी के लिए ऐसे समझो कि जितना भी काम हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपर स्टडी करना, किस काम को करने में कितना टाइम जा रहा है, कैसे काम होना चाहिए, कौन से काम को कौन सा पर्सन करना चाहिए, कितने टाइम लिमिट में हमें एक काम कंप्लीट कर देना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें. तो
टेलर क्या कहते हैं कि जैसे साइंस में क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, साइंटिफिक मेजरमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से हमें मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें फॉलो करनी है। रूल ऑफ थंब की तरह, डिक्टेटरशिप की तरह काम नहीं करना है। नेक्स्ट इज हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। टेलर इंसिस्टेड दैट देयर इज नीड फॉर द वर्कर एंड द मैनेजमेंट ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड्स फॉर ईच अदर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं हमारे और जो मैनेजमेंट का ग्रुप है हमारा, उन दोनों को अपना जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे की तरफ चेंज करना होगा। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक अलग ही एटीट्यूड में होता है कि ये वर्कर्स लोअर लेवल पे काम करते हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, वर्कर्स में होता है कि अरे वो तो बड़े हैं, मालिक हैं, हम उनसे कैसे बात करें, बाकी सारी चीज़ें। तो ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, ये जो एटीट्यूड है दोनों का एक दूसरे की तरफ, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। He insisted on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other। यानी वो क्या कहते हैं, मेंटल रिवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट के थ्रू, मेंटल रिवोल्यूशन के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं कि दोनों का एटीट्यूड जो है एक दूसरे की तरफ चेंज हो सके। ठीक है, ये चीज़ किसने कही है, ये FW टेलर ने कही है। They must develop positive thinking for each other and work with harmony and avoid discard as their objective are in one direction only। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एटीट्यूड चेंज होगा, जैसे जैसे मेंटल रिवोल्यूशन होगा, जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे एक दूसरे की तरफ हम पॉजिटिव एटीट्यूड से सामने आएंगे और हमें हार्मोनी के साथ काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन हमारा बेनिफिटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इंक्रीज हो, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल इंक्रीज हो, ये सारी चीज़ें हो सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी कंट्री वाइज अगर देखें तो जापान। जापान में ये चीज़ बहुत देखी गई है कि वहाँ पे कोई भी इस तरीके की बात नहीं है। वहाँ अगर आप काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे सिर्फ काम कर रहे हो, आपके लिए बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको जो काम दिया गया है आप अपना बेस्ट देते हुए उस काम को फुलफिल करोगे, और कोई भी एटीट्यूड वाली भावना नहीं है कि नहीं वो छोटा है मैं उससे बात नहीं करूँगा। नहीं, वहाँ पे हर काम को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वल स्टेटस दिया जाता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप ये कह सकते हो। आगे हम चलते हैं तो दो और प्रिंसिपल जो हमारे बचे हुए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब यही हुआ कि कोऑपरेट करना पड़ता है। एज अ टीचर जब मैं अपनी क्लास में जाती हूँ पढ़ाने और बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, मैं अगर ये बात ध्यान में दिए बिना कि बच्चे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बच्चों का मन नहीं है पढ़ने का, तो क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ये बात ध्यान में ना लाते हुए मैं सिर्फ पढ़ाती चली गई, तो क्या होगा, बच्चों को ना तो समझ आएगा और दूसरी तरफ मेरे सारे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एज एन इंडिविजुअल आपको काम नहीं करना है, आपको एज एन टीम काम करना है, कोऑपरेशन के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है भैया मैंने अपना काम कर लिया, अब उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दैट डजंट मैटर टू मी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट सेज दैट वर्क must be done in cooperation with each other, that is management and worker। यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। दोनों में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए काम की। अब ऐसा ना हो कि वर्कर्स को लगे कि काम थोप दिया गया है उनके ऊपर, जैसा कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, ना कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैनेजमेंट को क्या लगेगा, हमने तो काम दिया था, काम हुआ क्यों नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, जो कि टेलर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड इन मेनी वेज। कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बाय अप्रिशिएटिंग आइडियाज फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी अगर आपका एम्प्लॉय आपके सामने कोई आइडिया सजेस्ट कर रहा है, कोई प्लान ला रहा है और अगर उससे कंपनी का फायदा होने वाला है, तो यू कैन एज एन मैनेजमेंट आप उस आइडिया को अप्रिशिएट करोगे।
एंड रिवॉर्डिंग देम इन रिटर्न, यानी उनको बदले में रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। रिवार्ड्स आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स। अब ये चीज़ तो मैनेजमेंट के लिए पढ़ ली हमने कि अगर कोई आइडियाज़ लेके आ रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट करो, उसे रिवार्ड करो, पर वर्कर्स को क्या करना चाहिए कि जो आपका वर्क कल्चर है उसमें आप स्ट्राइक पे नहीं जाओगे। स्ट्राइक करने के और भी तरीके होते हैं, कई सारी कंट्रीज में वो लोग ब्लैक कलर का पट्टा बांध के और ब्लैक कलर का धागा बांध के वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पर काम चलता रहता है। यानी मैनेजमेंट को पता है कि वर्कर्स नाराज हैं, पर उससे कंपनी के काम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की हो जाती है कि मैनेजमेंट क्या करे, उनसे बातचीत करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी अप्रिशिएटेड, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारा है वो ओपन होना चाहिए। कोई भी किसी से भी किसी भी तरीके की बात कर सकता है काम से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो देखना क्या है यहाँ पे कि कोऑपरेशन के साथ आपको काम करना है, चाहे आप मैनेजमेंट का पार्ट हो या फिर आप वर्कर्स का पार्ट हो, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ सकता है। और सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन नुकसान उठा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन अगर नुकसान उठाएगा तो हो सकता है प्रॉफिट आपका नीचे चला जाए। प्रॉफिट नीचे चला जाएगा यानी लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है कि वर्कर्स को सैलरी टाइम पे ना मिले, कोई भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है, काम चलते रहना चाहिए। बगल में बिसाइड्स हमें ये देखना है कि हम कैसे अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, या मैनेजमेंट को ये देखना है कि कैसे वो अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। द एम्प्लॉयज शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट of position and according to the qualification required. After selection, job will be given according to their qualification. Training sessions are required time to time to upgrade their skills. यानी यहाँ पे ये जो बात कही गई है इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जब भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको आपकी क्वालिफिकेशंस, ठीक, और जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग कि आप मैनेजर के भतीजे हो या मैनेजर के बेटे हो तो वो आपको प्रायोरिटी दे दें। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें ही जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट, अब पोजीशन की रिक्वायरमेंट अगर ऐसे है कि उनको इकोनॉमिस्ट चाहिए और उन्होंने किसी दूसरे स्ट्रीम साइंस वाले बंदे को वहाँ बिठा दिया, तो यहाँ क्या होगा कि वो मतलब प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, वो मैं मान रही हूँ, पर जितनी इफ़िशिएंटली काम होना चाहिए वो प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद कहीं जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। पर अगर आप वेल डिजर्विंग कैंडिडेट, वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो उस पोजीशन को हैंडल कर पाए उसे रखते हो तो आपको इतने सारे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ होती है, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जॉब के सिलेक्शन के बाद जब क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब मिल जा रही है तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का सेशन प्रोवाइड किया जाए, टाइम टू टाइम आपके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। मतलब ओवरऑल जो है हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी इफ़िशियंसी बढ़ा रहे हैं। और अगर वर्कर्स की इफ़िशियंसी बढ़ती है ना तो होगा क्या, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी शॉर्ट में अब मैं आपको पढ़ाऊँगी, बहुत लेंदी वीडियो नहीं जाएगी। तो आज हमने 4 चीज़ें पढ़ी जिनमें साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फिर लास्ट चीज़ हमने पढ़ी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें हम साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो टेलर ने दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट को देखेंगे, जो कि फंक्शनल फोरमैनशिप आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको देखेंगे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैसे किया जाता है, वर्क स्टडी कैसे होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हो सकता है अब मैं पीपीटीज़ में ना पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो पीपीटीज़ बनाने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो मे बी पीडीएफ के फॉर्म में आपको डायरेक्ट नोट्स से पढ़ाऊँ, तो वो मैं देख लूँगी, जो चीज़ें आसान लगेंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. Love and peace from my side. Thank you.